नमस्कार विद्यार्थियों कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में आज अपना अध्याय है कुंवर नारायण तीसरा अध्याय पद्य भाग का। तो इसका अध्ययन करेंगे और उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी विद्यार्थी हैं बोर्ड विद्यार्थी उन तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बिना स्किप किए लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके राय दें। तो विद्यार्थियों कुंवर नारायण की दो कविताएं यहाँ पर अपने हैं और उनका हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। बहुत ही सहज और सरल भाषा में आपको मैं ये जो पाठ है वो अध्याय करवाने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और तो यहाँ पर देखो स्कैन कोड भी दे रखा है, आप इसके माध्यम से भी इसको अध्याय को पढ़ सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको आगे बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री और मॉडल पेपर वगैरह मिलते रहेंगे। विद्यार्थियों अच्छी मेहनत करें और आगे प्रथम वर्ग भी आ रहा है। तो कुंवर नारायण का जो है 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। रचना इनकी चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये दो काव्य संग्रह हैं, यानी ये सभी काव्य संग्रह हैं, कोई दूसरा नहीं, इससे अपनी कविता ली गई है। दो कविताएं हैं अपने यहाँ पर, दोनों का हम अध्ययन करेंगे इस तरह से। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार ये सामान्य रचना है। पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुमार आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1927 से 2017 तक इनका जीवन काल रहा। दिल्ली में इनका 17 में 2017 में निधन हुआ। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षा भी लिखी है, किंतु कविता की विद्या यानी रचना को उनके निर्माण क्रम यानी सर्जन क्रम में हमेशा प्राथमिकता रही है। विद्यार्थियों, नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसी प्रबंध काव्य रचना भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो ये एक आत्मजयी ऐसी रचना इन्होंने लिखी जिससे बहुत इनको मान सम्मान इज्जत प्राप्त हुई। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय यानी ये चीज़ें इनके नहीं है। तो क्या है, तो संयम है, परिष्कार यानी साफ सुथरा, शुद्ध, परिष्कार यानी शुद्ध और साफ सुथरापन है। तो उलझाव वाली कविताएं नहीं है इनकी। विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, स्वयं प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। तो विद्यार्थियों ये इनका जो है वो हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। जीवन परिचय का प्रश्न भी आएगा आपके बोर्ड में, तो उसको भी ध्यान रखें ज़रूर। कुंवर नारायण जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं, यानी संवेदना को समझने वाले एक श्रेष्ठ कवि है नागरन श्रेष्ठ। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्ति को सामाजिक उलझन का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आया। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, यानी अलग से ही एक सबसे अलग नज़र, सोच, नजरिया, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से स्वयं में डरे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। तो उलझनों से भरे मन को किस तरीके से उसकी उलझनों को दूर किया जा सकता है, ये इनके काव्य मिलता है। यहाँ पर दो कविताएं दी गई। पहली कविता कविता के बहाने जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई, तो ये ध्यान रखें दो कविता हैं और दोनों, एक तो ली गई इन दिनों काव्य संग्रह से, एक ली गई कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई, वो है कविता के बहाने। आज का समय कविता के अस्तित्व, वजूद, अस्तित्व को लेकर आशंकित है। शक है कि इस तकनीकी के युग में या तकनीकी के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया और फूल और बच्चे तक की है। तो यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में बताया। यात्रा की गई है, कविता की यात्रा, कविता कैसे रचना होती है कविता कवि के द्वारा। एक और प्रकृति है, दोषी और भविष्य की ओर कदम बढ़ाते बच्चा है।
कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान सीमा होती है, फूल के खिलने की भी एक सीमा होती है, परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का स्थान नहीं होता। तो ठीक कभी कविता की जो शब्दों का खेल होता है उसकी भी कोई सीमा नहीं होती है। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, सजीव, निर्जीव, अतीत, वर्तमान, भूत सभी शामिल होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन अपने आप खुद ब खुद टूट जाते हैं, चाहे वो घर की सीमा हो या फिर भाषा की हो या फिर समय की क्यों न हो। तो ये इस प्रकार कविता की रचना होती है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा निकाय संग्रहित लिखी, तो आपको प्रश्न वाक्य में ये लिखना होगा, तो इसको ध्यान रखें। संकलित है कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सरलता की बात की गई है, यानी हर बात को हमें सहज और सरल ढंग से कहना चाहिए। यदि वो उस सरल भाषा में प्रस्तुत हो रही है तो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका मूल भाव है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं, ठीक वैसे ही हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है जहाँ पर हम उसको ठोकते हैं। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही बात से जुड़ना होता है, तभी वो अर्थ सही निकलता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और वो सरलता के साथ बात प्रस्तुत हो जाती है, सहूलियत निश्चरता। तो ऐसा ही इसमें बताया गया है। तो विद्यार्थियों, मैं आपने बता दूं कि बहुत ही सहज और सरल भाषा रामायण आ कविताओं पर पढ़ाला और मैं थाने बताऊँगा कि भी क्या न एकदम थे कविता ने आशा नहीं समझ सको। तो वहाँ पर शुरू करा। पहली कविता है, यहाँ पर है कविता के बान है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, चिड़िया, फूल और बच्चे। तो कविता की तुलना किससे हो सकती है और किससे नहीं, ये हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो कविता एक उड़ान है। तो उड़ान क्यों कहा कविता की? क्योंकि कवि मन की उड़ान करता है, कल्पना की उड़ान करता है, विचार करता है जब कोई शब्दों के माध्यम से कविता लिखता है। तो कविता कल्पना की उड़ान है, चिड़िया के बान है। तो यहाँ पर चिड़िया से तुलना की क्योंकि चिड़िया उड़ती है और कवि मन से उड़ता है, मन कल्पनाओं से उड़ता है। उसी प्रकार चिड़िया पंखों से उड़ती है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या है? नीचे लिखा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया किया जाने, यानी कि कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर इतनी है, इस घर से दूसरे घर तक, एक मोहल्ले में हो सकती है, एक सीमा में होती है। और कवि की जो उड़ान होती है, कवि जो कल्पना के पंख लगा करके जब उड़ता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। यानी हम अपने मन में बैठे जो कल्पना कर सकते हैं वो एक जगह बैठे कहीं हैं और कल्पना कहीं की भी कर सकते हैं, और उसी कल्पना को हम शब्दों में, कवि जो है वो शब्दों में पिरोता है। तो इस उड़ान को, कवि की मन की कल्पना की उड़ान को चिड़िया किया जाने, यानी चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कवि की कल्पना की उड़ान असीमित होती है। इसलिए इस कविता की उड़ान का जो है वो चिड़िया की उड़ान से तुलना नहीं हो सकती। ये कारण आपको बता दिया मैंने कि सीमित क्षेत्र होती है, एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर इतनी उड़ती है जैसे चिड़िया बताई गई। तो अगला बिंदु क्या है? कविता एक खिलौना है, कविता एक खिलना है। कविता खिलती है, यानी कि शब्दों से खिलती है, विकसित होती है, शब्दों से कविता बनती है। फूलों के बान, जैसे फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता जब बन जाती है, विकसित हो जाती है, तो उसको खिलना कहा गया। लेकिन कविता का खिलना और फूल के खिलने में अंतर क्या है विद्यार्थियों? तो मैं आपने अटे बता दूं कि भी फूल जैसे आपको पता है, फूल खिले लेकिन फूल मुरझा जाता है, और कविता शब्दों के माध्यम से विद्यार्थियों एक बार बन जाती है ना, तो फिर कभी भी वो ख़त्म नहीं होती। हम उसको पढ़ते रहते हैं, रसस्वाद, आनंद मिलता रहता है, और कभी वो फूल की तरह मुरझाती नहीं है, ख़त्म नहीं होती। लेकिन फूल एक बार खिलता है, निश्चित समय तक रहता है, उसके बाद में मुरझा जाता है। कविता का खिलना भला फूल किया जाने, तो कविता का जो खिलना है वो फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल का खिलना और उसकी खुशबू बाहर से भीतर, एक घर से दूसरे घर तक ही रहती है, जबकि कविता की जो खुशबू है, उसकी जो महक है, यानी उसका रस, जो आनंद है, उसी को खुशबू कहा गया। वो युगों युगों तक है, वो मिलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं। जैसे कोई अपना अध्याय होता है, एक अध्याय इस सत्र के विद्यार्थी भी पढ़ेंगे, आगे के सत्र के विद्यार्थी पढ़ेंगे और पढ़ते आए और पढ़ते रहेंगे, तो वो कविता बन जाती है, अमर हो जाती है। बिना मुरझाए महक नहीं बने, कविता कभी मुरझाती नहीं है, फूल मुरझा जाता है, और कविता रस और आनंद श्रोताओं को देती रहती है। इस चीज़ को फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल तो निश्चित सीमा के अंदर ही उसकी खुशबू फैलती है, उसके बाद में वो मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, कुमला जाता है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने। अब कविता की तुलना फूल और चिड़िया से नहीं हुई तो किससे की गई? बच्चों से की गई। क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं कि घर के आगे या अपने घर में
या कहीं भी बच्चा खेले तो बच्चों का खेलना ऐसा होता है कि अपना पराया का भेद नहीं होता है और बच्चे सबको एक जैसा मानते हैं। ठीक कभी भी जब कविता की रचना करता है तो अपने परायों का भेद नहीं करता। कल्पना की उड़ान जब करता है, जहाँ से वो शब्दों को लेता है तो सभी उसके लिए एक समान होते हैं, जैसे बच्चे सभी को एक समान समझते हैं अपना पराया का भेदभाव भूल करके। कविता एक खेल है बच्चों के समान, बाहर और भीतर एक घर वे घर। यानी बच्चे जैसे खेलते हैं तो चाहे वो दुश्मन का घर है लेकिन बच्चों के लिए उससे कोई लेना देना नहीं। बच्चे उस दुश्मन के घर को भी अपना मानते हैं, दुश्मन के बच्चों को भी अपना मानते हैं। तो बाहर भीतर सब वे घर ये घर सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी सभी घरों को एक ही समझते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कवि कविता की रचना करता है तो सभी को एक समान समझता है, किसी को ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं समझता है। सभी के आवाज़ को, सभी की आवाज़ को शब्दों में अभिव्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, सबको एक समान समझते हुए। तो इसलिए कविता की तुलना जो है वो बच्चों से की जा सकती है। क्यों की जा सकती है ये मैंने बताया कि बच्चे अपने पराये का भेद नहीं समझते। तो ये कविता थी, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा है और जो है वो अनुप्रास, तत्सम शब्दावली है और अन्य अलंकारों का जो है वो इसमें प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों अच्छी तरह से इस कविता को आप याद करें, समझें। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके राय ज़रूर दें, बताएं। बाकी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सीधी सादी करेला है जो है ये सॉरी कविता है। अब दूसरी कविता एक थोड़ी सी बड़ी है, उसको भी पढ़ते हैं। और ये कविता जो है कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है और कविता का नाम है बात सीधी थी पर उलझ गई। इसमें भी खड़ी बोली हिंदी भाषा कहाँ मिलेगी विद्यार्थियों, और हम देखेंगे इसमें कि किस प्रकार अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, कुछ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, उर्दू मिश्रित भाषा भी इसमें कहाँ में ली गई है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी भाषा है। तो और अलंकार भी है, वर्ण की आवृत्ति है तो वहाँ अनुप्रास है, और उपमा दी गई है तो कहीं पर उपमा अलंकार भी है, जैसे कील की तरह, तो इसमें उपमा भी है। अब देखो, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। यानी बात तो थी एकदम सरल, लेकिन कवि ने क्या किया कि उसमें जो सरल शब्दों में प्रस्तुत हो रही थी वहाँ पर उन सरल शब्दों को तो हटा दिया और उस वहाँ पर क्लिष्ट और कठिन शब्द काम में लिए, उन शब्दों को रखा, जिससे भाषा जो सीधी सादी समझ में आ रही थी वो और ज़्यादा टेढ़ी हो गई। यानी कहने का मतलब है कि और कठिन हो गई, उसका अर्थ जो है वो अब समझ में नहीं आ रहा कवि को। अब जब समझ में नहीं आ रहा है तो कवि क्या करेगा कि उसे पाने की कोशिश में, यानी कवि उस सहज और सरल भाषा और बात को जो सीधी थी उसको समझने के लिए को फिर से कोशिश करेगा, वैसा ही उसी जो है वो अर्थ में उसको लाने के लिए। तो उसे पाने की कोशिश में कवि ने अब भाषा को उल्टा पलटा मतलब उसमें शब्दों का परिवर्तन किया, तोड़ा मरोड़ा यानी काट छांट की, घुमाया फिराया, शब्दों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखा, वहाँ से उठा करके उस शब्द को उस जगह पर रख दिया, उस जगह वाले शब्द को उस जगह पर, जैसे घुमाया और फिराया में फिराया को इधर रख दिया जाए, घुमाया को फिराया की जगह रख दिया जाए। तो ऐसी प्रकार तोड़ा मरोड़ा, क्योंकि या तो बात बन जाए यानी कि बात का सब भाषा का अर्थ निकल जाए। बात बन जाए का मतलब होता है यहाँ पर बताया है कि भी भाषा का अर्थ समझ में आ जाए, और या फिर भाषा से बाहर आ जाए, यानी कि या तो ये भाषा समझ में आ जाए और या मैं इस चीज़ से वो पूरी तरह से बाहर आ जाऊँ, जो कवि उलझन में थे उससे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ लेकिन कवि की उलझन ख़त्म नहीं हुई। क्या हुआ विद्यार्थियों कि इस भाषा के साथ साथ में अनुप्रास अलंकार है, तो भाषा के साथ साथ हुआ यह कि बात और पेचीदा यानी कठिन होती चली गई। पेचीदा का अर्थ है कठिन, तो भाषा का अर्थ निकला नहीं वो भाषा समझ में आई, और भाषा विद्यार्थियों और पेचीदा होती गई यानी और कठिन होती चली गई, यानी उसका अर्थ उलझता ही गया। जहाँ पर कोई चीज़ हुए, कोई रस्सी हुए और आप अभी ने गलत तरीके में रख दा और कई बार उड़ जिया करे ये सब, और फिर पछ भी सुलझाने की कोशिश करा तो वह बहुत दोरी सुलझिया करे। तो ठीक वैसे यहाँ पर कवि के साथ हुआ कि अब कवि जो अर्थ चाह रहा है वो इसका निकल नहीं रहा है और बात और फंसती जा रही है। तो अब क्या हुआ, अब इस बात का सीधा अर्थ निकालने की कवि को धैर्य रखना था, लेकिन सारी मुश्किलों को बिना धैर्य समझे, धैर्य रखे बिना समझे ही क्या किया कि कोई धैर्य नहीं रखा, कवि ने धैर्य खो दिया, और धैर्य से बिना समझे ही मैं पेंच को खोलने के बजाय
पेंच को खोलने का मतलब बात के अर्थ को समझने के बजाय उसे बेतरक कसता चला जा रहा था, बेतरक कसने चला जा रहा था, यानी व्यर्थ में ही उसको और कठिन बनाते जा रहे थे। यानी जैसे कोई पेच होता है, उसकी चूड़ी मर जाए और हम उसको कसते ही जाएं तो क्या वो उस होल या छेद में कस पाएंगे? नहीं कस पाएंगे। तो कहने का है कि उसका जो कवि को अर्थ निकालना था या निकालना चाह रहे थे वो अर्थ उसमें निकला नहीं और कठिन क्लिष्ट होती गई भाषा। अर्थ का व्यर्थ में है वो कवि परेशान होते रहे, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकला। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे अब कर्तव्य यानी इस काम पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीन यानी तमाशा देखने वाले लोगों की शाबाशी, साधुवाद और वाई यानी प्रशंसा। तो क्या होता है, कई बार जो है हम जब काम करते हैं और श्रोताओं और दर्शकों को वो काम गलत लगता है, लेकिन फिर भी उसको गलत को ही सही समझ करके लोग जो तमाशा देखने वाले होते हैं वो उसको शाबाशी देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, क्योंकि कवि को अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, नहीं अर्थ निकल रहा था, अर्थ का अनर्थ हो रहा था और व्यर्थ में कवि परेशान होते जा रहे थे और उलझते ही जा रहे थे। तो उसी को गलत को ही सही मानते हुए वहाँ पर जो तमाशा देखने वाले लोग थे वो और अधिक कवि को उस बेकार के प्रयास पर जो है वो शाबाशी दे रहे थे। जैसे कई बार होता है लोग व्यंग्य के रूप में शाबाशी देते, वैसे ही यहाँ पर हुआ। तमाशबीन लोग जो तमाशा देखने वाले थे वो काम को और बढ़ा रहे थे, पर समस्या को और बढ़ा रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी कवि ने जो ज़ोर ज़बरदस्ती की चूड़ी मर जाना, यानी बात का अर्थ पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, यानी अर्थ बिल्कुल उसमें से नष्ट हो जाना। तो जो प्रयास कवि ने किया वो बिल्कुल ही अब क्या हो गया, फेल हो गया। तो चूड़ी मरने का मतलब है कि जो प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे थे, वो बिल्कुल अब फेल हो गई, उसमें विफल हो गए। तो चूड़ी मरना मुहावरा भी है, यानी कि जो प्रयास किया वो पूरी तरह से बेकार गया और भाषा बेकार में घूमने लगी। बेकार में घूमने लगी मतलब अब उसमें कोई भाषा में शब्दों में शक्ति और ताकत नहीं है कि वो अर्थ दे सके। तो जैसे एक पेच कील होती है, चूड़ी मर जाए और उसको हम चाहे कितना ही कसें स्क्रू को तो वो उसमें नहीं रहता है, क्योंकि उसकी चूड़ी ख़त्म हो चुकी है। तो उसी प्रकार से जो भाषा जिस शब्दों से उसका अर्थ निकलना चाहिए वो अब उसमें है नहीं, इसलिए कोई उसका अर्थ नहीं है। अब हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो कवि ने क्या किया कि अब भाषा को उसी जगह छोड़ दिया, क्योंकि कवि हार कर परेशान होकर के बैठ गए, उनसे वो अर्थ जो है वो अब निकल नहीं रहा है। कवि को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अर्थ कैसे निकल जाए। यानी कहने का मतलब भाषा जो है वो अस्तित्वहीन हो गई, प्रभावहीन हो गई। जैसे एक कील का पेच मर जाते तो उसमें दीवार में कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब क्या हुआ अंतिम इसमें हम पढ़ते हैं, तो कील की तरह, तो यहाँ पर है ना उपमा अलंकार है, जोर ज़बरदस्ती में जय वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर ऊपर, तो आपके जो है वो जोर ज़बरदस्ती, ये देखो यहाँ पर तो इसमें वो जय वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली हिंदी भाषा इसमें काम में ली गई है। कसाव का मतलब होता है कसावट, मजबूती, सहूलियत, आसानी, सरलता। अब देखो अंतिम पद में ऊपर से ठीक ठाक, तो ऊपर से जैसे कोई स्क्रू होता है ऊपर से तो वो ठीक ठाक दिखाई देता है, उसी प्रकार से वो भाषा ऊपर से देखने में तो ऐसे लग रही थी कि ठीक है, लेकिन अंदर उसमें जो शब्द होने चाहिए, जो अर्थ देने वाले शब्द होने चाहिए, वो उसमें बिल्कुल नहीं थे। जिस प्रकार पेच की चूड़ी मिल जाती थी, पर अंदर से उसमें नया तो कसाव था, यानी उसमें कसावट, मजबूती बिल्कुल भी नहीं थी। जो अर्थ देना चाहिए, भाषा का अर्थ निकलना चाहिए, वो उसमें अर्थ नहीं था। शब्दों में वो ताकत नहीं थी कि अर्थ दे सके, तो न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, यानी जैसे शरारती कोई बच्चा होता है जो बदमाशी करता है, तो उस बच्चे को यदि हम रोकना चाहें शरारत करने से तो बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार से वो भाषा भी शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी, क्योंकि उसमें शरारत करने वाले बच्चे को रोकने के लिए हमें कोई न कोई उसका उपाय आना चाहिए, सूझना चाहिए। कवि के पास कोई उपाय नहीं। मुझे पसीना पहुँचते देखकर बात ने पूछा, क्या तुमने भाषा को सरलता से बरतना सीखा है? कवि, इसका मतलब कि सरलता से, यानी सहूलियत सरलता से, कि भाषा को जो बात सरल आसानी से अर्थ देती है वैसे ही उसको बोलना चाहिए, उसको वैसे ही लिखना चाहिए। उसमें
शब्दों को हटा करके कठिन और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भाषा और कठिन हो जाती है। तो जैसे शरारती कोई बच्चा होता है तो उसको वश में करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही भाषा अब कवि के वश की बात नहीं थी। तो ये इस प्रकार से इसमें था, क्योंकि सरल भाषा शब्दों को तोड़ के दूसरा रखते हैं, उसमें कृत्रिमता लाते हैं, उसमें बनावटी लेके आते हैं, तो फिर उसका अनर्थ होता है, अर्थ खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार से कवि को यहाँ पर परेशान होकर के बाद में पूछा, तुमने भाषा को, यानी कहने का अर्थ की भाषा को सरलता से ही बोलना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, यदि उसका सरल शब्दों से अर्थ निकलता है तो। अब मैं आपको शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक करते हैं के माने का क्या अर्थ है। तो यानी बच्चे सभी घरों को एक समान समझते हैं। जैसे कवि जब शब्दों से कविता की रचना करता है तो सभी समाज के सभी लोगों को एक नज़र से, या कहने का मतलब है एक समान समझता है, अपना पराया, गरीब, धनवान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। कवि के लिए सभी बराबर होते हैं। उड़ने और खिलने का मतलब क्या है? तो उड़ना मतलब मन की उड़ान, कल्पना, और खिलना मतलब जैसे फूल खिलता है उसी प्रकार से कवि शब्दों से कविता को खिलती है कविता, और कविता विकसित होती है। इसलिए उड़ना और खिलने का अर्थ ये इसमें लिया गया है। यानी भी शब्दों से कविता विकसित होती है और खिलती है, और फूल खिलते हैं और पक्षी उड़ान भरते हैं। तो ये संबंध है, कल्पना की उड़ान। कविता और बच्चे समांतर रखने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कविता जब कवि करता है तो अपना पराया भेद नहीं रखता, और बच्चे भी जब अपने पराया खेलते हैं तो अपना पराया या दुश्मनी मित्र का भेद नहीं करते हैं, सभी घर को एक समान समझते हैं। कवि भी सभी लोगों को एक जैसा ही मानता है। बिना मुर्दा में एक माने क्या है? यानी कि कविता जब बन जाती है, सर्वहित के लिए जब प्रस्तुत हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है, तो सभी उसको पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। ये इसका कविता का अर्थ है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि भाषा को सहज, सरल, सीधे साधे शब्दों में ही प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि सरलता से उसका अर्थ निकलता है तो उसमें तोड़ मरोड़ और काट छाँट नहीं करनी चाहिए। अब देखो इसके कुछ जो शब्द है मैं आपको बता देता हूँ। बात की चूड़ी मर जाना, तो ये जो है इसका आपको अभी इसमें अर्थ करने हैं, लिखने हैं कि बात की चूड़ी मर जाना का क्या मतलब है। तो बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेंच खोलना, भाई पेंच खोलने का मतलब कहीं वह कोई चीज़ ने सहज और स्पष्ट करना। अब कोई स्क्रू खोला, मान लो कोई चीज़ तैयार करा, तो बिना समझा जाना स्पष्ट हो जाती है कि हाँ इसमें ये समस्या है। तो उसी प्रकार पेंच खोलने का मतलब स्पष्ट करना, तो ये आ जाएगा इसमें। बात के शरारती बच्चे की तरह खेलना, यानी बात का पकड़, जैसे शरारती बच्चा है भागता रहता है, इधर उधर पकड़ना चाहते, पकड़ में नहीं आता, तो बात का पकड़ में नहीं आना, ये हो गया। पेंच को कील की तरह ठोक देना, तो इसमें जो है वो आपके हो जाएगा बात में कसावट नहीं होना, है ना। पेंच है हजू ठोक दा आप कील, तो उसमें ठोकने से वो हथौड़े से काम नहीं, उसको स्क्रू है तो कसना पड़ेगा तब कसावट आएगी। यदि ठोकेंगे तो उसमें कसावट नहीं, तो ये आएगा कसावट और नहीं। गे का बात का बन जाना, इसका लिखा है, यानी भाषा का अर्थ समझ में आ जाना, सही सामंजस्य बनना, ये है। तो ये भी मैंने आपको बता दिए हैं, और मिलते हैं एक और आगे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्यार समर्थन इसी तरीके से बनाए रखें, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू साथियों, थैंक यू विद्यार्थियों।